जय हिंद। अब हम लोग यह जानने का प्रयास करेंगे कि पार्लियामेंट के पास जुडिशियल पावर कौन कौन सा है, ठीक है, और इसके साथ साथ इसके इलेक्टोरल पावर क्या क्या है। पार्लियामेंट के बारे में हम लोग ऑलरेडी कई एक वीडियो में देख चुके हैं, इसके लेजिस्लेटिव पावर, इसके एक्सिक्यूटिव पावर्स, इसके फाइनेंशियल पावर, ठीक है। अब इसकी जुडिशियल पावर के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और इसके साथ साथ इसके इलेक्टोरल पावर, ठीक है। तो जुडिशियल पावर में देखेंगे, जुडिशियल मतलब न्यायिक शक्तियां, इसके पास कुछ न्यायिक शक्तियां भी हैं, ठीक है। किस प्रकार से है, पहला देखिए, इम्पीच द प्रेसिडेंट फॉर द वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, प्रेसिडेंट को हटाना इतना आसान नहीं होता, ठीक है। वो भारत के प्रथम कह सकते हैं कि व्यक्ति होते हैं, पूरे के पूरे भारत के नॉमिनल हेड ऑफ द इंडिया होते हैं। कोई भी कार्य जो है उनके नाम पर ही लेकर किया जाता है। इज दैट क्लियर? लेकिन प्रेसिडेंट को एक ही चीज पे एक ही ग्राउंड पे उन्हें हटाया जा सकता है, ऑन द ग्राउंड ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर संविधान का वह वायलेशन करते हैं, संविधान को अगर वह कह सकते हैं संविधान के प्रावधानों का अगर उल्लंघन करते हैं, इस परिस्थिति में संसद को यह अधिकार है कि वह प्रेसिडेंट को इम्पीच कर सकते हैं, उसे उनके पद से बर्खास्त कर सकते हैं, ठीक है, बाई पासिंग अ रिसोल्यूशन अगेंस्ट द प्रेसिडेंट इन लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, ठीक है। क्लियर हो गया? तो इनके पास इतनी शक्ति है, पार्लियामेंट के पास एक प्रकार से न्यायिक शक्ति है। न्यायिक शक्ति इसे इस मायने में कह सकते हैं कि इसके अगर एक हाउस में, किसी भी हाउस में पार्लियामेंट को इम्पीच करने का मोशन मतलब जाता है, उसके बाद दूसरी हाउस में उसके पहले एक कमेटी बैठाई जाती है। कमेटी के बाद जो है कमेटी वो जांचने का प्रयास करती है कि कहाँ तक ये जो वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है, इस चीज़ में कहाँ तक कह सकते हैं कि सत्यता है, इसकी जांच परख करती है। उसके बाद उस कमेटी के रिकमेंडेशंस के बाद ही कोई प्रस्ताव सेकेंड हाउस में आगे बढ़ता है, ठीक है। इसी प्रकार रिमूव द वाइस प्रेसिडेंट, वो वाइस प्रेसिडेंट को भी रिमूव कर सकते हैं। एंड रिकमेंड द रिमूवल ऑफ जजेस, ठीक है। एक प्रकार से जो जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के, ठीक है, सीजीआई, इवन द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको भी यह रिमूव करने के लिए इम्पीचमेंट मोशन के जरिए जो है इन्हें हटाया जा सकता है। आगे है चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो गए, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल हो गए, ठीक है। टू प्रेसिडेंट, या प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास या भेज सकते हैं रिकमेंडेशन, सुझाव, कि आप चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल को उनके पद से हटा दें। लेकिन ऐसे ही रिकमेंड नहीं करेगी, पहले कमेटी के जरिए उनका कह सकते हैं कि एक जैसे रिसोल्यूशन उनके अगेंस्ट या इम्पीचमेंट मोशन उनके अगेंस्ट, जैसे जज का रिमूवल करना हो तो इतना आसान नहीं होता। उनको कह सकते हैं स्पेशल मेजोरिटी के तहत जो है उन्हें रिमूव करना होता है, उनको पद से ऐसा बर्खास्त करना होता है। लेकिन आज तक कोई भी जज जो है अपने पद से बर्खास्त नहीं हुए हैं, ठीक है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं ना कि उन्हें जो है पहले तो इम्पीचमेंट मोशन जो है लाया जाता है, या फिर जो कह सकते हैं उनके अगेंस्ट रिसोल्यूशन प्रस्ताव लाया जाता है। और उस प्रस्ताव को लाने के बाद एक कमेटी बैठाई जाती है और कमेटी के अंदर जांच किया जाता है, ठीक है, कि यह जो उन पर एलिगेशन लगाया गया है यह कहाँ तक तर्क संगत है, ठीक है, कहाँ तक इसकी सत्यता है, उसकी जांच परख की जाती है। और आज तक भारत के इतिहास में कोई भी जज को इम्पीच नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये चीज़ दोनों सदनों में उसे स्पेशल मेजोरिटी के तहत पारित कराना होता है। तो चाहे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हो, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, या फिर कंप्यूटर एंड ऑडिटर जनरल हो, अगर इन फ्यूचर हो सकता है ऐसा, जैसे संविधान में अगर प्रावधान है तो हो सकता है कि कोई जज घूस लेते हुए पकड़ा जाए, मतलब हो सकता है इन फ्यूचर में। अभी तक तो ऐसा कोई नहीं पकड़ेगा। अगर इस परिस्थिति में तो वह जो है कह सकते हैं कि इम्पीचमेंट मोशन के तहत जो है जज को भी रिमूव कर सकते हैं। तो एक प्रकार से इनके पास जुडिशियल पावर भी है, इनके पास यह एक न्यायिक शक्ति भी प्रदान किया गया है। आगे है पनिश द मेंबर और आउटसाइड फॉर द ब्रीच ऑफ इट्स प्रिविलेज और इट्स कंटेम्प्ट। देखो, एक बार एक कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट आपने सुना होगा कि अगर कोर्ट का जो फैसला होता है उसे अगर कोई नहीं मानता है तो उस पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगता है, मतलब कोर्ट उसे पनिश करती है और इसे यह अधिकार जो है उसे संविधान देता है, ठीक है। ठीक उसी प्रकार जो पार्लियामेंट है ना, उसकी भी अपनी एक पॉक्स एंड प्रिविलेज है। अगर कोई संविधान के अंतर, मतलब कह सकते हैं कि संविधान के अंदर के जो है जितने भी संसद हैं उसको कुछ कह सकते हैं कि एक स्पेशल अधिकार मिले,
ताकि वो अपने काम को सुचारू रूप से चला सके, अपने काम को सही तरीके से अंजाम दे सके, अपने जो काम है वो फ्री एंड फेयर विदाउट किसी भय के जो है एक प्रकार से मतलब कह सकते हैं ना कि वो अपने कार्य को कर सके। इसके लिए जो है ना कि पार्लियामेंट के अंतर्गत संसद के बहस के दौरान कोई भी पार्लियामेंट कोई कुछ बोलता है तो उसे जुडिशियल प्रोसीडिंग से बाहर रखा गया है। मतलब उस पर जुडिशियरी वगैरह भी कोई भी मतलब संसद से सुप्रीम संसद में कोई नहीं है। जब पार्लियामेंट के मेंबर सब संसद में होते हैं उस वक्त तो जब वो कुछ बोलते हैं मतलब डिबेट डिस्कशन के दौरान तो उन्हें कोई भी कह सकते हैं बाहर की न्यायालय उसे पनिश नहीं कर सकती। लेकिन वहाँ के जो स्पीकर होते हैं और राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वह देखते हैं कि क्या जो संसद बोल रहा है, जो मेंबर और सदस्य बोल रहे हैं, क्या वह संविधान संगत है या नहीं। और वह संविधान के संगत में नहीं होगा अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस का वायलेशन करता है, इन दैट केस उसे जो है वहाँ के स्पीकर ही पनिश करते हैं। कोई बाहर वाला उसे पनिशमेंट नहीं कर सकता। लेकिन कोई भी आउटसाइडर हो, चाहे संसद में कोई कार्रवाई हो रहा हो उसके लेकर उसे कोई अगर आउटसाइडर जो है उसकी आलोचना करता है तो उस परिस्थिति में जो है वहाँ के जो स्पीकर वही उसे पनिश करेंगे या फिर राज्यसभा के जो चेयरमैन होते हैं वही उन्हें दंड देते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ब्रीच ऑफ प्रिविलेज के तहत जो है अगर कोई, और इसके साथ साथ देखो जितने भी संसद वगैरह होते हैं ना, उसे संसद की जब कार्रवाई चल रही होती है उसके 40 दिन पहले 40 दिन बाद कोई अरेस्ट नहीं कर सकता है। अगर कोई अरेस्ट करता है तो उस परिस्थिति में मतलब सिविल केसेस में अरेस्ट करता है या क्रिमिनल केसेस में भी अगर अरेस्ट करने का कोर्ट वगैरह अगर ऑर्डर जारी करती है तो इन डैट केस उन्हें स्पीकर को पहले इन्फॉर्म करना होगा, एक प्रकार से स्पीकर से उन्हें परमिशन लेना होगा। तो मतलब एक स्पीकर की यह जिम्मेदारी होती है कि उनके जितने भी सभा सदस्य होते हैं और चेयरमैन की जिम्मेदारी होती है जितने राज्यसभा के उसके मेंबर हैं, उसके सदन के जितने मेंबर हैं, उनकी प्रिविलेज, उनके पक्ष की कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन देना, एक प्रकार से गार्जियन के तौर पे उनकी निरीक्षण करना, उसका उनके अधिकारों का जो है संरक्षण करना। तो ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी उनके पार्लियामेंट के भी पावर्स को, उनके प्रिविलेज को ब्रीच करने का प्रयास करता है तो स्पीकर को यह अधिकार है कि वह उसे पनिश कर सकते हैं। और ये अपने मेंबर्स को भी पनिश करते हैं। जैसे अगर कोई मेंबर है अधिक हुड़दंग मचा रहा है, अधिक हल्ला कर रहा है, तो देखते हो इस बार जो है राज्यसभा के 12 मेंबर को निलंबित कर दिया गया, पूरे मतलब इस विंटर सेशन से ही निकाल दिया गया उसे। तो इससे यह समझा जा सकता है कि उनके पास मतलब पार्लियामेंट के पास यह शक्तियाँ हैं कि वह अपनी जो क्वाजी जुडिशियल पावर है उसका वह अपने तरीके से जो भी संविधान में दिया गया है, संविधान के प्रावधानों के अनुसार, वह प्रोविजन के अनुसार जो है वह अपनी जो है न्यायिक शक्तियों को कह सकते हैं का प्रयोग कर सकती है। आगे है इलेक्टोरल पावर्स। इलेक्टोरल पावर्स क्या है? जैसे हम लोग चुनते हैं ना, किसे चुनते हैं? एक विधायक को, वार्ड मेंबर्स को, मुखिया को, सरपंच को, म्यूनिसिपालिटी के चेयरमैन को या फिर मेयर को, विधायक को, उसके बाद संसद वगैरह हम लोग चुनते हैं कि नहीं? इनके पास भी पावर है, यह भी कुछ लोगों को चुनते हैं। देखिए क्या क्या है इलेक्टोरल पावर। ठीक है, चुनाव से संबंधित पहला है पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर, राज्यसभा डिप्टी स्पीकर, चेयरमैन। ठीक है, जो भी लोकसभा के मेंबर होते हैं और राज्यसभा के मेंबर होते हैं, ठीक है, तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है इसके बारे में हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। जब प्रेसिडेंट का चैप्टर पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेसिडेंट किस प्रकार से चुने जाते हैं, प्रेसिडेंट बनते कैसे हैं, उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, उनका क्वालिफिकेशन क्या है, इन तमाम चीज़ों को पढ़ चुके हैं। तो जब भी प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, इन दैट केस जो मेंबर होते हैं लोकसभा और राज्यसभा हुआ उसमें पार्टिसिपेट करते हैं और साथ साथ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के भी मेंबर्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ये क्लियर हो गया। दूसरा है वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव में भी यही होता है, दोनों सदनों का मेंबर पार्टिसिपेट करते हैं। लोकसभा के जो स्पीकर होता है उसमें भी जो है लोकसभा के सदस्यों के द्वारा वो चुने जाते हैं और डिप्टी स्पीकर भी। ठीक इसी प्रकार राज्यसभा के चेयरमैन तो कह सकते हैं कि वो होते हैं वाइस प्रेसिडेंट, ये फिक्स है। लेकिन जो डिप्टी चेयरमैन होते हैं ये जो है राज्यसभा के मेंबर के द्वारा ही चुनाव के अंतर्गत किया जाता है। तो इनको चुनने की इनको इलेक्टोरल पावर भी है। ठीक है, दोनों असेंबली के पास। आगे है पार्लियामेंट मेक लॉज टू रेगुलेट द इलेक्टोरल्स ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट। देखो वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट की चुनाव किस प्रकार से होगा यह संविधान में जिक्र नहीं है।
संविधान कहती है, संविधान के प्रावधान में लिखा है कि संसद अपने अनुसार कोई नियम कानून को फॉर्मुलेट कर सकती है, नियम को बना सकती है कि वह प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रक्रिया के तहत वह करे। तो यह संविधान को अधिकार दिया गया है कि वह अपने अनुसार नियम को बना सकती है प्रेसिडेंट को चुनाव से संबंधित। तो जो है यह जो है उनके इलेक्ट्रॉन्स ऑफिस से संबंधित और वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट से संबंधित वो नियम कानून बनाती रहती है। ठीक है, इसके बाद जो है पार्लियामेंट इनेक्टेड प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट ऑफ 1952। तो वही है प्रेसिडेंट का चुनाव और वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होगा, उनका इलेक्शन एक्ट जो है 1952 जो है पार्लियामेंट के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आगे है द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 भी पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्टोरल से संबंधित है। उसे जो है कभी हम इन दोनों एक्ट के बारे में ना डिटेल में पढ़ेंगे, बट अभी इतना जान लो कि द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1950 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट ऑफ 1951 भी पार्लियामेंट के द्वारा इलेक्टोरल से संबंधित जो है विषय पे ये जो है बिल लाया गया था, जिसे पारित किया गया। ठीक है, तो इलेक्टोरल पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट एंड जुडिशियल पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द पार्लियामेंट। इज दैट क्लियर? तो हम लोग लगभग पार्लियामेंट के भी सभी शक्तियों के बारे में ऑलरेडी अब हम पढ़ चुके हैं। इसके लेजिस्लेटिव पावर, इसके जुडिशियल पावर, इसके इलेक्टोरल पावर, इसके एक्सिक्यूटिव पावर, इसके फाइनेंशियल पावर। इज दैट क्लियर? So that's all. If you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.